बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे साइंस फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन आपके क्या होते हैं, इसका कंसेप्ट सबसे पहले देने वाला साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन। इसका कंसेप्ट आया कहां से ग्रेविटेशन का? ग्रेविटेशन में हम अर्थ की ग्रेविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी हम कोई भी चीज ऊपर फेंकते हैं तो वो चीज गिर के कहां आते हैं? नीचे वापस आते हैं। नीचे वापस क्यों आते हैं? ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी। अर्थ की ग्रेविटी, जमीन की कशिश की वजह से ये नीचे वापस आते हैं। इसका सबसे पहले कंसेप्ट आइजैक न्यूटन ने दिया था। न्यूटन एक बार क्या हुआ, स्कूल से वो कहीं जा रहा था, घर जा रहा था, तो अचानक वो थक गया और किसी सेब के पेड़ के नीचे जाके वो आराम कर रहा था। तो सो गया था, वहीं पर नींद आ गया था। अचानक ऊपर से एक एप्पल गिराया नीचे, तो उसे नीचे उड़ गया। वो उसे सोचने लगा ये एप्पल यहीं क्यों गिराया, ये ऊपर इतना जगह था, इस साइड में लेफ्ट साइड में जगह, राइट साइड में था, पीछे जगह था, ऊपर जगह था, ये नीचे ही क्यों गिर आया। उसी कंसेप्ट से आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशन का कंसेप्ट दिया। तो उसी सेब गिराने पर उसने ग्रेविटेशन का कंसेप्ट दिया। उसने कहा कि ये किसकी वजह से गिराया। बाद में जब उसने बहुत सारे रिसर्च किए थे तो उसे पता चला ये अर्थ की ग्रेविटी की वजह से गिराया। इसी पर उसने एक लॉ दिया था जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आइजैक न्यूटन ने दिया था। ये लॉ क्या कहते हैं? तो ये लॉ क्या कहते हैं, मान लो ये लॉ कहता है यूनिवर्स में, इस कायनात में कोई भी चीज, हर कोई चीज एक दूसरे को किसी फोर्स के साथ अट्रैक्ट करते हैं। और वो फोर्स क्या कहते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मास के ऊपर। मान लो एग्जांपल, यहाँ पे एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है? m1 है। दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m2, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? r है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहते हैं? तो ये इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे किसी फोर्स के साथ, और ये ऑब्जेक्ट इस फोर्स को इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे किसी फोर्स के साथ। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहते हैं? ये जो फोर्सेस होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे m1 into m2, यानी प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू बॉडीज। दो बॉडी की मासेस पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है मासेस अगर ज्यादा होंगे तो फोर्स भी ज्यादा होंगे, मासेस अगर कम होंगे तो फोर्सेस भी आपके क्या होंगे? कम होंगे। ये होगा इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम मान लेंगे। दूसरा चीज ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं ये जो फोर्स होते हैं इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, ये होते हैं 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी उसके ऊपर इनवर्स प्रोपोर्शनल। इनवर्स का मतलब होगा अगर ये कम होगा डिस्टेंस तो फोर्स ज्यादा होंगे, डिस्टेंस ज्यादा होंगे तो फोर्स कम होंगे, और ये जो फोर्स का वेरिएशन होगा ये स्क्वायर के हिसाब से आपका वेरी करेंगे। ये होगा इक्वेशन सेकंड। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करेंगे, कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर इन दोनों कंबाइन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दोनों एफ है, तो एफ जो होते हैं प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 होते हैं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर होगा। तो हम जानते हैं यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? कांस्टेंट। और यहाँ पे जो कांस्टेंट हम इस्तेमाल करें वो होगा g, कैपिटल G, m1 m2 इंटू r का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है जिससे हम किसी भी तो यूनिवर्स के किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? m1 का वैल्यू पता होना चाहिए, मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, मास ऑफ सेकंड बॉडी, r इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज। यहां जो g हमने लिखा, जो कैपिटल G होते हैं, कैपिटल G आपका क्या होता है? कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट का मतलब होता है जिनका वैल्यू फिक्स होता है, और इस कांस्टेंट का नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसका नाम है। और g के जो वैल्यू होते हैं इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। ये g का आपका वैल्यू होते हैं। तो g की वैल्यू आपको पता चल गया।
m1 m2 मास आप पता कर लेंगे तो r इनके दोनों के बीच का डिस्टेंस है। अगर ये पता चल गया तो हम किसी भी यूनिवर्स के किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये कहना है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और उसको दिया था आइजैक न्यूटन ने। तो ये क्या कहते हैं, किसी भी दो यूनिवर्स में हर कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे को किसी फोर्स के साथ अट्रैक्ट करते हैं। अब ये सवाल उठते हैं कि ये फोर्स हमें क्यों महसूस नहीं होते हैं। तो अगर तो हमें महसूस क्यों, तो उसका रीजन है मासेस, क्योंकि हम लोगों का मासेस जो है तो बहुत ही लेस होते हैं। मासेस अगर लेस होंगे तो सिंपली बात है फोर्स भी आपके बीच में क्या होंगे, लेस होंगे। इसीलिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो कहते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, तो वो हमें महसूस नहीं होते ड्यू टू हमारा लेस फोर्स के, लेस मासेस के वजह। नेक्स्ट आपका क्या है, यूनिट ऑफ जी। यूनिट ऑफ जी, कैपिटल जी। कैपिटल जी की यूनिट क्या होगा, इसको निकालने का सिंपल तरीका है हमें अभी फॉर्मूला आता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर आया। ठीक है, तो हम इस g की वैल्यू को निकालेंगे तो इस r स्क्वायर किधर लाएगा, f डॉट r स्क्वायर इज इक्वल टू जी m1 m2। तो हमें g की वैल्यू निकालना है, m1 m2 यहाँ मल्टीपल में इस साइड लाएंगे तो डिवाइड में चले जाएंगे, तो g इज इक्वल टू f इंटू r का स्क्वायर m1 m2 होगा। तो हम पता है g इज इक्वल टू f किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में, r मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस में मेजर करते हैं मीटर में, मास क्या होगा केजी में। तो हो गया, तो g इज इक्वल टू क्या होगा, न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। तो ये है आपका कैपिटल जी का यूनिट होता है जिसमें हम जी को मेजर करते हैं। नेक्स्ट आपका होता है वैल्यू ऑफ जी। वैल्यू ऑफ जी, क्या जी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो f इज इक्वल टू किसके बराबर होते हैं, जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर होंगे। इसका इक्वेशन क्या मानेंगे, फर्स्ट इफ अगर ये मान के चलेंगे मास ऑफ फर्स्ट बॉडी इज इक्वल टू मास ऑफ सेकंड बॉडी इज इक्वल टू 1 kg, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 1 मीटर हो गया। देन अगर इस वैल्यू को हम फर्स्ट में पुट करेंगे तो f इज इक्वल टू जी 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, तो f इज इक्वल टू क्या हो गया, g हो गया। यानी सिंपली जी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, जी वो फोर्सेस होते हैं जब दो बॉडीज के मासेस 1 kg होंगे और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होंगे, 1 मीटर होंगे। उस वक्त उन दोनों बॉडीज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, वो आपके कैपिटल जी के बराबर होते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल अभी हमने कहा जी के वैल्यू जो होते हैं वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 आपका आते हैं। तो यानी न्यूटन इसका यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर आपका होते हैं। यानी कैपिटल जी वो फोर्स होते हैं जब दो बॉडीज के मासेस 1 kg होंगे और उन दोनों के बीच के डिस्टेंस कितना होंगे, 1 मीटर। सिंपली डायग्राम देखा जाए तो ये कोई बॉडी होगा, इसका मास कितना होगा, 1 kg होगा। दूसरा कोई बॉडी होगा, इसका भी मास कितना होगा, 1 kg, और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस r होगा वो कितना होगा, 1 मीटर होगा। अब इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूमेरिकली इक्वल टू किसके बराबर होते हैं, उसी वही फोर्स का वैल्यू आपके जी के बराबर होते हैं। तो आप यहां से देख सकते हैं कितना छोटा फोर्स होते हैं। जब आपके मासेस बहुत कम होते हैं तो उन दोनों के बीच में फोर्स पे भी बहुत ही कम फोर्स आपका मिलते हैं। इसीलिए ये फोर्स डेली लाइफ में हमें महसूस नहीं होते हैं। तो ये था आपके कैपिटल जी का वैल्यू। तो नेक्स्ट आपका क्या है, फ्री फॉल। फ्री फॉल, फ्री फॉल क्या होते हैं, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हाइट से गिराते हैं, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर अगर हम उस ऑब्जेक्ट को गिराएंगे तो उस ऑब्जेक्ट के फॉल को हम बोलेंगे फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब होते हैं ऑब्जेक्ट फॉल अंडर ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ऑब्जेक्ट खाली किसके अंदर फॉल होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर फॉल होगा, तो उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल हम बोलते हैं।
डेली लाइफ में अगर हम देखा जाए जब कोई ऑब्जेक्ट फॉल होते हैं तो इसके ऊपर दो फोर्सेस पड़ते हैं, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ते हैं, दूसरा एयर की वजह से रेजिस्टेंस पड़ते हैं। अब हम जब फ्री फॉल की बात करते हैं तो फ्री फॉल में हम एयर की वजह से जो रेजिस्टेंस जिसको ऑफर होते हैं उसको हम निगलेक्ट मान के चलते हैं। हम सिर्फ यही बात कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट आपका फॉल होगा वो खाली ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर आपका फॉल होता है, उस चीज को हम बोलते हैं फ्री फॉल। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।